तुम बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे कमाल के लुक्स ने ऐसा होने नहीं दिया। स्कूल के पहले ही दिन तुम्हारी वजह से कैफेटेरिया में 9 बार लोगों के हाथ से ट्रे गिर गई। सीनियर लड़कियां 3 बार गलत रास्ते पर चलने लगीं और तुम्हारे रूममेट्स ने तो एक चिंगमिंग प्रोटेक्शन सोसाइटी ही बना डाली ताकि वे अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा कर सकें। किसने सोचा था कि नए स्टूडेंट्स के ओरिएंटेशन पर डायरेक्टर की एक गलती से तुम्हारा चेहरा बेडिडिडी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सिर्फ 3 सेकंड में वहां बैठे 30,000 लोगों ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कैंपस की घंटी भी हैरान रह गई। तुम बस शांति से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे रूममेट ने कहा कि तुम्हारा ये चेहरा लद्दाखियों के हॉस्टल में किसी बॉम्ब के गिरने जैसा है। रजिस्ट्रेशन के दिन तुम पहले सबसे बचकर चुपचाप रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुमने कैंपस के गेट के अंदर कदम रखा, तभी एक खुश मिजाज सीनियर लद्दाखी मुस्कुराते हुए तुमसे मिलने आई। जैसे ही तुमने ऊपर देखा, वह वहीं जम गई, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारी कैप के नीचे का वह बेहद खूबसूरत चेहरा, उसे देखकर उसके मुंह के शब्द अंदर ही रह गए। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने जल्दी जल्दी नए स्टूडेंट्स की लिस्ट में देखना शुरू किया। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह हकलाते हुए तुम्हारी तरफ देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ और तुमने आराम से 2 शब्द कहे, चिंगमिंग। तुम्हारे सामने खड़े धी लद्दकी अचानक कांप उठी। उसने पेन से पेपर पर 3 बार गोला बनाया और आखिरकार सही जगह ढूंढ ली। उसके होंठ थोड़े हिले और वह धीरे से बोली, चिंगमिंग लद्दका, 18 साल का। अचानक उसने अपना सिर ऐसे ऊपर उठाया जैसे उसे झटका लगा हो। उसकी आंखें तुम पर ही टिक गईं। वह पर ये पूरी तरह हैरान थी। इतने कमाल के चेहरे वाला लद्दका सच में सिर्फ 18 साल का है। तुमने थोड़ी नाक भौहें सिकोड़ दी और अपनी बेसबॉल कैप को थोड़ा और नीचे खींच लिया, लेकिन तुम्हारे पीछे के रास्ते पर पहले ही हंगामा शुरू हो चुका था। हे भगवान, उस ग्रे हुडी वाले लड्ढके को तो देखो। क्या सच में कोई इतना सुंदर हो सकता है? तुमने जल्दी से अपनी चाल बढ़ा दी। तभी तुम्हारी जेब में रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर घर के बुजुर्ग का एक मैसेज साफ दिख रहा था और उस मैसेज में लिखी बात बहुत सख्त थी। उसमें सिर्फ 2 शब्द ये थे, शांति से रहो। तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने चुपचाप फोन को वापस अपनी जेब में रख लिया और धीरे से बड़बड़ाए, मैं तो कब से शांति से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा यह चेहरा ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। जिस रास्ते पर चलने में 15 मिनट लगने चाहिए थे, वहां लगभग आधा घंटा लग गया, क्योंकि वह सीनियर लड्डकी तुम्हारे ख्यालों में खोई हुई थी और तुम्हें गोल गोल घुमाती रही। जब भी वह चोरी छिपे तुम्हें देखती, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और इस वजह से वह बार बार गलत रास्ते पर चली जाती। आखिरकार साउथ हॉस्टल पहुंचने पर उसने थोड़ा सुकून की सांस ली। वह थोड़ा हिचकिचाई और अपना होंठ चबाने लगी और आखिर में शर्माते हुए उसने एक पर्ची दी जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। उसने कहा, नए स्टूडेंट, यह हमारे डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट्स के ग्रुप का नंबर है। तुमने आगे बढ़कर वह पर्ची ले ली और उसे देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम्हारा जवाब सुनकर उसकी धड़कन जैसे रुक ही गई। वह तुम्हारी लंबी और पतली पीठ को देखती रही और अचानक जमीन पर बैठ गई और खुशी से धीरे से चिल्लाने लगी, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाला एक आदमी डर के मारे उछल गया, लेकिन उसने अपने लाल गालों को छुपाया और खुशी से खुद से बड़बड़ाने लगी, मैं तो गई। मुझे सच में प्यार हो गया है, एक बेहद खूबसूरत लड्ढके से। तुम अपना काला सूटकेस लेकर सीढ़ियों से ऊपर गए और रूम नंबर 304 का लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक मोटा लड्ढका पड्ढे से बोल में नूडल्स मजे से खा रहा था। ऊपर वाले बेड पर एक स्पोर्टी लड्ढका स्ट्रेच कर रहा था। जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, दोनों जहां के तहां रुक गए। ओह, हमारा आखिरी रूममेट। मोटे लड्ढके की आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके मुंह के नूडल्स सीधे उसके कपड़ों पर गिर गए और गर्म सूप उस पर फैल गया। ऊपर वाले बेड पर बैठे स्पोर्टी लड्ढके का हाल तो और बुरा था। उसने देखने के लिए जल्दी से अपना सिर बाहर निकाला और उसका सिर जोर से टकरा गया लोहे की रेलिंग से। उस छोटे से हॉस्टल के कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मोटा लड्ढका दर्द के मारे उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे मेरे भगवान भाई, क्या तुम स्वर्ग से उतरे कोई देवता हो? तुम शांत चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़े रहे, जबकि वह अपनी गोल आंखें फाड़े तुम्हें ऊपर से नीचे तक बार बार देख रहा था। उसने थूक निकला और उसकी आवाज कांप रही थी, भाई, तुम पक्का गलत हॉस्टल में आ गए हो, है ना? ये जगह बेजिंग फिल्म एकेडमी या सेंट्रल ड्रामा की बिल्डिंग नहीं है। तुमने अपनी आंखें नीचे की, अपने हाथ में एडमिशन लेटर को देखा और चेक किया कि कोई गलती नहीं हुई है। रूम नंबर 304 यही जगह है। तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? तुमने आराम से जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी। तुम एक आईटी वाले हो। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उनकी आवाज और जोर से निकली, अरे बाप रे, इतने कमाल के चेहरे के साथ तुम यहाँ बाल उड़ाने वाली प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हो। तुमने अपना सामान टेबल के नीचे सही से रखा और उनकी तरफ शांति से देखा। किसी के लुक्स का उसके सब्जेक्ट से क्या लेना देना? हाँ, पर फिर भी मोटे लड्ढके ने अपना सिर खुजलाया और अफसोस करते हुए बोला, ये तो वैसा ही है जैसे किसी बेडिड्डे हीरो से मिट्टी खोदने वाली मशीन चलवाना। ये तो पूरी तरह से नुकसान है। पास खडिड्डे स्पोर्टी लड्ढके ने तुरंत कहा, अरे छोड़ दो भी, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे
किसी सुपर मॉडल को गाढ़ी का मड फ्लैप बना देना, ये तो बिल्कुल अजीब बात है। तुमने उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपना सामान निकालकर अपना बेड खुद लगाने लगे। लेकिन वे दोनों आपस में ही समझ गए और मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आ गए। मोटे लड़के ने खुशी से अपने पेट पर हाथ फेरा और अपना नाम बताया, मैं डूजी तेंग हूँ। अगर स्कूल में कभी कोई परेशानी हो तो बस मेरा नाम ले लेना। स्पोर्टी लड़का बेड से आराम से नीचे उतरा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं वांगचे हूँ। नए दोस्त, भाई तुम काफी लंबे लगते हो। तुम्हारी हाइट कितनी है? 186 सेंटीमीटर। तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस ऐसे ही आम तरीके से एक नंबर बोलते हुए 186। वांगशे की आंखें तुरंत दिन के उजाले की तरह चमक उठीं। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछने लगा, क्या तुम्हें कोर्ट पर बास्केटबॉल खेलना पसंद है? तुमने धीरे से बिना किसी खास ध्यान के हाँ में सर हिलाया। मैं तो बस कभी कभी ऐसे ही खेल लेता हूँ। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। तभी डोजा तेंग दबे पांव तुम्हारे पास आया। उसकी निगाहें अजीब थीं। उसने दबी हुई आवाज में धीरे से कहा, मेरी एक बात सुनो। हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तो बस लड़के ही लड़के भरे पड़े हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों का रेशियो 7 और 1 का है, जो बहुत बुरा है। 7 सिंगल लड़के एक अकेली लड़की के पीछे पड़े हैं। इस वक्त डूजी टंग ने बढ़ा चढ़ाकर अपनी 7 उंगलियां दिखाईं और अपना दिल टूटा हुआ चेहरा बनाया। अगर तुम सच में कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो हमें बस एक काम करना होगा। हमें हर रोज आर्ट और डिजाइन कॉलेज के चक्कर लगाने होंगे। वहां पर मामला बिल्कुल उल्टा है। वह जगह हमारे लिए जन्नत है। जब वह बोल रहा था तो वह अचानक बीच में ही रुक गया और सीधा तुम्हारी तरफ घूरने लगा। दूजी तांग का गोल चेहरा अचानक चिंता में सीरियस हो गया। भाई, अगर तुम इस चेहरे के साथ कैफेटेरिया में गए तो क्या यह मछली के तालाब में बॉम्ब फेंकने जैसा नहीं होगा? तुमने अभी अभी अपनी बेडशीट को ठीक से साफ किया था, अपनी पीठ सीधी की और बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं सच में यहाँ बस शांति से पढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही तुम्हारे मुंह से यह बात निकली, दूजितेंग ने तुम्हारे इस बिल्कुल शांत चेहरे को देखा और उसे पक्का यकीन हो गया कि इस नए रूममेट की कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक ही सिंपल नहीं रहने वाली। जब वे बातें कर रहे थे तभी चौथे रूममेट ने दरवाजा खोला और अंदर आया। इस लड़के का नाम रान फेंग था। उसके पास एक महंगा और कस्टम मेड सूटकेस था। भले ही तुम अंदर से एक आम कॉलेज स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा यह बेहद खूबसूरत चेहरा बिल्कुल अलग ही दिखता था। उसके हाथ पर बंधी पटेक फिलिपे घड़ी एक ठंडी और तेज चमक मार रही थी। रान फेंग को कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय वह तुम्हें ऐसे देखने लगा जैसे किसी खूबसूरत चीज को परख रहा हो। फिर उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो सभी को, मैं रान फेंग हूँ। मैं कैपिटल से हूँ। दूजी तेंग ने तुरंत बड़े जोश के साथ उससे हाथ मिलाया। लेकिन रान फेंग तुम्हारी हुडी के स्लीव से लटक रही उस लाल डोरी को देखने लगा जिसमें एक काला मोती था, जो तुम्हारी हुडी के स्लीव से लटक रहा था। उसकी आंखें अचानक हैरत से छोटी हो गईं। वह बिल्कुल महंगे काले पत्थर जैसा था जिसे उसने सिर्फ कैपिटल के सबसे बड़े लोगों के हाथों में देखा था। तुमने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस धीरे से अपना सर हिलाया। अपनी आंखें नीचे करते हुए तुमने बस 2 शब्द कहे, चिंगमिंग। रानफेंग ने तुम्हारा नाम अपने दिमाग में दोहराया और उसे याद कर लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शाम के वक्त चारों रूममेट्स सीधा कैफेटेरिया नंबर 2 की तरफ चल दिए। दूजितेंग सबको इस बात के लिए मना रहा था कि वे सब चलकर कैंपस की सबसे सुंदर लड़की से मिलें। तुम बस उनके साथ चल दिए। रानफेंग भी मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चल दिया। वह बड़ा सा कैफेटेरिया लोगों से खचाखच भरा था और हर तरफ लड़कियों की आवाजें थीं। तुम चारों अपनी खाने की ट्रे लेकर खाली सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तुमने बिना सोचे अपनी कैप को थोड़ा और नीचे खींच लिया, लेकिन तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे पास से गुजरी। तुम उससे बचने के लिए जल्दी से एक तरफ हो गए, लेकिन तुम्हारी कैप किसी चीज में फंसकर उतर गई और तुम्हारा चेहरा तुरंत वहां की तेज रोशनी में सबके सामने आ गया। जैसे ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, तुम दोनों की आंखें मिली। उसके हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई और हर तरफ खाना बिखर गया। पूरे कैफेटेरिया में अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर तुम पर ऐसे टिक गई जैसे कोई मैग्नेट हो। पूरे रूम का ध्यान सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर था। ऐसा लगा जैसे हवा में किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। डोजी टंग ने इस भारी प्रेशर को महसूस किया और चुपके से थोड़ा पीछे हट गया। उसने वांग चाय से धीरे से कहा, हम तो गए, बॉम्ब फट चुका है। 3 सेकंड बाद कैफेटेरिया में अचानक शोर मच गया। पता नहीं सबसे पहले कौन चिल्लाया, लेकिन देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लड़कियों ने अपने फोन निकाल लिए और सबके कैमरा के लेंस सीधा तुम्हारी तरफ घूम गए। हर तरफ से फ्लैशलाइट चमकने लगी। तुमने गुस्से में अपनी कैप को वापस पहन लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हंगामा शुरू हो गया था। बाद में जब भी डू जेतेंग इस बारे में बात करता तो वह इतना एक्साइटेड हो जाता कि उसके मुंह से थूक उड़ने लगता। मैं वहां था। 30 मीटर के अंदर की हर लड़की बिल्कुल पागल हो गई थी। किसी के हाथ से कटोरा गिर गया, किसी के गले में सूप फंस गया, यहाँ तक कि कोई तो सीधा खंभे से जा टकराया। लेकिन फिर भी उनकी आंखें चिंगमिंग पर ही टिकी थीं। लेकिन मेरा भाई चिंग, उसने बस आराम से अपनी कैप वापस पहनी और खाना खाता रहा जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही न हो। तुम सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तुमने अपनी कैप को जितना हो सके उतना नीचे खींच लिया, लेकिन लोगों का घूरना बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि वह और भी ज्यादा बढ़ता गया। क्या ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है?
इसका चेहरा तो बिल्कुल किसी हीरो जैसा है। डू जेटिंग ने तुम्हें अजीब तरीके से देखा। भाई, अब से जब भी बाहर जाओ या तो मास्क पहन कर जाना या फिर अभी पेट भर कर खा लो, क्योंकि अब शांति से खाना खाना तो नामुमकिन होगा। तुम्हें लगा कि यह बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन तुम बिल्कुल गलत थे। हॉस्टल के कमरे में वापस आने के थोड़ी ही देर बाद डू जितेंग को स्कूल के फोरम पर एक बहुत मशहूर पोस्ट मिली। उसका टाइटल बड़े अक्षरों में लिखा था, चौंकाने वाली खबर, आज रात कैफेटेरिया में एक फरिश्ता धरती पर आया। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही उस पर 400 से ज्यादा रिप्लाईज आ चुके थे। जैसे ही डूजेटोंग ने पोस्ट को खोला, वह डर के मारे बेड से गिरते गिरते बचा। उसमें तुम्हारी 9 फोटोज थीं, जो पूरे स्कूल में हंगामा मचाने के लिए काफी थीं। सबसे ऊपर वाला कमेंट पूरे कैंपस में सबसे ज्यादा चर्चा में था। हे भगवान, क्या कोई मुझे बताएगा कि यह कौन है? मैं 3 साल से जांगयू में हूँ, पर मैंने आज तक इतना सुंदर लड़का नहीं देखा। दूसरा कमेंट तो और भी बढ़ा चढ़ाकर लिखा था। मेरी सहेली वहां थी, उसने बताया कि उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर गई। सिर्फ इन फोटोज को देखकर ही मेरे बदन में झंझनाहट हो रही है। और चौथे रिप्लाई में उस दिन पहले मिली सीनियर लड़की ने कमेंट किया, मेरा दिल टूट गया। डू जेटिंग ने सारे कमेंट्स पढ़ लिए और हैरानी से अपना सर घुमाकर तुम्हारी तरफ देखने लगा। इस वक्त तुम कान में हेडफोन लगाए कंप्यूटर के सवाल हल करने में खोए हुए थे, जैसे तुम कोई बहुत बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट हो। उसने मजबूरी में अपना फोन तुम्हारे चेहरे के बिल्कुल सामने किया। भाई चिंग, क्या तुम सच में इसे नहीं देखना चाहते? तुमने बस एक बार फोन की तरफ देखा और तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने बस ठंडे दिमाग से एक बात कही, मैंने पहले अपनी कैप ठीक से नहीं पहनी थी। यह कहकर तुम वापस कंप्यूटर कोडिंग की दुनिया में खो गए और डूजितेंग को वहां छोड़ दिया। और वांगशे वहां बिल्कुल हैरान खड़ा रह गया। सिर्फ एक तरफ बैठे रानफेंग ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह तुम्हारी इस शांति और बेपरवाही को देखकर और भी प्रभावित हो गया। ऐसा लगा जैसे इतने सारे लोगों का ध्यान खींचने की तुम्हें पहले से ही आदत थी, लेकिन पहाड़ों से आया एक आम और गरीब स्टूडेंट अपने अंदर ऐसी शख्सियत कैसे ला सकता है जो हर मुश्किल में बिल्कुल शांत रहे, चाहे सामने पहाड़ ही क्यों न टूट जाए। रैनफेंग ने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में बस 3 शब्द बचे थे, कितना मजेदार है। अगली सुबह जल्दी उस फोरम पोस्ट का कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भर गया। 3000 रिप्लाईज। कैफेटेरिया 2, वह गॉड असल में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक नया स्टूडेंट है। किसी ने सच में 1 घंटे तक उसके हॉस्टल के बाहर इंतजार किया, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं देख पाया। बहनों, आओ और देखो जो मैंने उसकी ड्राइंग बनाई है। लेकिन ठीक इसी वक्त जिस लड़के के बारे में यह सब बातें हो रही थीं, वह नीचे अकेले जॉगिंग कर रहा था। सुबह के 6:30। सुबह की धूप अभी निकल ही रही थी। कैप और मास्क पहने हुए तुम एक ही बार में 10 किलोमीटर भागे, बिना थके और बिना पसीना बहाए। तभी एक काली मेबच गाड़ी चुपचाप स्कूल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी का शीशा धीरे से थोड़ा सा नीचे हुआ। एक गहरी और शांत आंखों ने तुम पर अपनी नजर टिका दी। उन आंखों में एक सुकून था। पास वाली सीट पर बैठे आदमी ने धीमी आवाज में कहा, सर, क्या मैं नीचे जाकर यंग मास्टर से मिलूं? उन आंखों के मालिक ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ सेकंड्स के बाद शीशा चुपचाप वापस ऊपर हो गया और वह मेबच गाड़ी चुपके से गेट से चली गई। तुमने सीधे होकर गेट की तरफ देखा। तुम्हारी नजर थोड़ी देर के लिए उस जाती हुई गाड़ी पर रुकी। फिर तुमने अपना पसीना पोंछने के लिए मास्क नीचे किया और तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कल नए स्टूडेंट्स की ओपनिंग सेरेमोनी थी, एक बड़ा ऑडिटोरियम जिसमें 30,000 लोग होने वाले थे। तुम्हें अचानक अंदर से कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। नए स्टूडेंट्स की यह सेरेमोनी सितंबर के महीने में जांगचेंग यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इवेंट था। स्टेडियम 30,000 लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। 8 कैमरास बिल्कुल तैयार थे। वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। डू जितिंग घबराहट से कांप रहा था। वह तुम्हारे कान के पास आया और धीरे से बोला, जो भी हो जाए आज अपनी कैप मत उतारना। तुम आराम से अपनी चेयर पर पीछे हो गए और कैप को नीचे तक खींच लिया। तुम्हारा कैप उतारने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। भगवान का शुक्र है। डू जितिंग ने चैन की सांस ली। कल वाली फोरम पोस्ट पर 5000 रिप्लाईज होने वाले हैं। कृपया अब कोई नया तमाशा मत खड़ा करना। तुमने आराम से जवाब दिया, मैं कोई भागा हुआ मुजरिम नहीं हूँ। वैंग चाओ ने पास से कहा, तुम्हें छुपाना किसी मुजरिम से भी ज्यादा मुश्किल है। शांत रहो। इस कोने में बैठे हुए उसे कौन देखेगा? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का सेक्शन सच में सबसे पीछे और कोने में था, जो स्टेज और कैमरा से सबसे दूर था, इसलिए वहां कोई खतरा नहीं था। सेरेमोनी सही समय पर शुरू हुई। स्कूल के लोगों के लंबे स्पीचेस से सबको नींद आने लगी। डू जितिंग बार बार जम्हाई ले रहा था। वांग चाओ ने अपना पैर हिलाया और कहा, बस आंखें बंद करो और सोने का नाटक करो। लेकिन यह शांति तब खत्म हुई जब एक खास स्टूडेंट स्टेज पर आई। अब हमारी खास स्टूडेंट जाओ युएकिंग का स्वागत करते हैं। होस्ट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी। बहुत जोर से तालियां और सीटियां बजने लगीं। ऐसा लगा जैसे स्टेडियम की छत उड़ जाएगी। डू जितिंग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और खुशी से चिल्ला उठा, जांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की, एक बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसके इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वांग चाओ की आंखें चमकी। लोग कहते हैं कि वह वीडियो से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। आज हम खुद उसे देख सकते हैं स्टेज पर।
सफेद ड्रेस में एक लड़की धीरे से ऊपर आई। बड़ी एलईडी स्क्रीन पर तुरंत उसका चेहरा दिखाया गया। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही प्यारी और शानदार। जाओ युएचिंग की आवाज बहुत मीठी थी। सभी लड़के उसे बिना पलकें झपकाए देख रहे थे, लेकिन उसकी नजर पूरे क्राउड पर घूम रही थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। उसने भी कल की वायरल पोस्ट देखी थी और वह खुद देखना चाहती थी उस नए स्टूडेंट को जो बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन उसने आधे से ज्यादा स्टेडियम देख लिया और फिर भी उसे वह नहीं मिला। वहां बहुत सारे लोग थे। उसने अपना ध्यान वापस अपनी स्पीच पे लगाया। ठीक उसी वक्त डायरेक्टर के रूम में कुछ गड़बड़ हुई। कैमरा 8 अपने आप घूम गया और धीरे धीरे लोगों की तरफ बढ़ने लगा। कैमरा अचानक कंप्यूटर साइंस सेक्शन की तीसरी रो पर रुका, जहां एक लड़का ग्रे कैप पहने आंखें बंद किए बैठा था। वह तुम थे। कैमरामैन ने कैमरा को तुम्हारे चेहरे के पास जूम किया। तुम्हारा चेहरा स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिख रहा था, एक तीखी नाक और सुंदर चेहरा। कैमरामैन यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने बहुत से बड़े स्टार्स की वीडियो बनाई थी, लेकिन ऐसा सुंदर चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उसका खुद पर काबू न रहा हो। उसने तुरंत बटन दबाकर तुम्हारा चेहरा बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया। डायरेक्टर वापस स्टेज को दिखाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा चेहरा साफ देखा, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। स्टेडियम की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जाओ युएकिंग का चेहरा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह तुम्हारा आंखें बंद किए हुए चेहरा दिखने लगा। तुम्हारा चेहरा पूरी स्क्रीन पर छा गया। एक पल के लिए पूरे स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और अगले ही पल स्टेडियम के सभी 30,000 लोग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कानों को फाड़ देने वाला था। डू जितिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरा देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम तो गए, अब सब खत्म हो गया। शोर सुनकर तुम्हारी नींद खुल गई और उसने तुम्हारी तरफ देखा। तुमने गुस्से में अपनी आंखें खोली और हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? डू जितिंग रोते हुए चिल्लाया, जो भी हो ऊपर मत देखना। उसने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा और डर से चिल्लाया, बड़ी स्क्रीन पर मत देखो, यह एक मुसीबत है। क्योंकि ठीक उसी वक्त बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरा लाइव दिखाया जा रहा था। तुम बिल्कुल चुप रहे, फिर भी तुमने ऊपर देखा और स्क्रीन पर साफ साफ तुम्हारा ही चेहरा था। सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? कैमरे ने ठीक उसी पल को कैद कर लिया जब आपने अपनी आंखें खोली। तुम्हारी आंखें थोड़ी बंद थीं और तुम्हारी पलकें धीरे से हिलीं और तुम्हारी प्यारी आंखें धीरे से खुल गईं। वक्त स्टेडियम में शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर अचानक सब बिल्कुल शांत हो गए। यहाँ तक कि स्टेज पर खड़ी जाओ युएचिंग भी अपनी स्पीच बीच में ही रोक दी। सबकी तरह उसने भी तुम्हारी तरफ देखा और वह वहां बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। 30,000 लोग बिल्कुल शांत थे। वहां एसी की आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। डायरेक्टर को अचानक होश आया और उसने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। उसने अभी अपनी आंखें खोली हैं। क्या तुम लोगों ने वह देखा? वह कौन है? वह आखिर है कौन? वह कहाँ है? पीछे कोने में, कंप्यूटर साइंस सेक्शन में। चलो बहनों, वहां चलते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सीट से खड़े हो गए और तेजी से तुम्हारी तरफ भागने लगे। डू जितेंग तुरंत खड़ा हो गया और तुम्हें बचाने के लिए उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन किसी ने भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहां तुरंत ही हंगामा शुरू हो गया और तुम इस पूरे हंगामे के बीच में थे। तुमने चुपचाप अपनी कैप को थोड़ा और नीचे खींच लिया और अपने मास्क को थोड़ा और टाइट कर लिया। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना फोन निकाला और उस बुजुर्ग को एक मैसेज भेजा, अगली बार मुझे ऐसे बोरिंग इवेंट्स में कभी मत बुलाना। 3 सेकंड्स के बाद तुम्हारे फोन पर एक रिप्लाई आया, अब तुम कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रहे हो? तुम्हारे पास इसका जवाब देने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि हालात पहले ही पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। तुम्हारा रूममेट दू शाओतांग उस वक्त चार्जिंग गर्ल्स के साथ बुरी तरह लड़ रहा था, जबकि वांगशे पीछे से उसके कॉलर को खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रानफेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा और अपने शरीर से तुम्हारी तरफ घुमाए गए हिडन कैमरास को रोकने लगा। अगले ही पल स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहां भागे चले आए और उन्होंने तुरंत चारों तरफ सिक्योरिटी घेरा बना दिया। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट जाओ लिचेंग, जो एक बेहद सुंदर सीनियर थी, उसने इस हंगामे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह सीधा तुम्हारी तरफ चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह सिक्योरिटी घेरे के पास पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए और ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो, क्योंकि तुम आराम से अपनी चेयर के सहारे बैठे हुए थे और तुम्हारा चेहरा मास्क और कैप से ढका हुआ था, जिसमें से सिर्फ तुम्हारी शांत आंखें दिख रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि फोटोज में तो तुम्हारी असली खूबसूरती का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिख रहा था। उसने तुरंत खुद को संभाला। वह तुम्हारे पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, क्या तुम यहाँ से जाने के लिए मेरी मदद चाहते हो? तुमने बस हल्की सी नजर उस पर डाली। मास्क के अंदर से तुम्हारी साफ आवाज आई, कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया सीनियर, बस इस एक बात से ही। जाओ लेचिंग के चेहरे की स्माइल अभी गई भी नहीं थी कि उसके कान शर्म से बिल्कुल लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। पास खड़े एक काउंसिल मेंबर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? जोवला चिंग ने तुरंत धीमी आवाज में डांटा, चुप रहो। लेकिन यह तो इस हंगामे की बस शुरुआत थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के दौरान 30,000 लोगों के स्टेडियम में कोई भी प्रिंसिपल की स्पीच नहीं सुन रहा था। सबकी आंखें सर्च लाइट की तरह थीं, जो सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई थीं।
जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तुम्हारे तीनों रूममेट्स बॉडीगार्ड्स बन गए। एक ने रास्ता साफ किया, एक पीछे से ध्यान रखने लगा और एक कैमरा को रोकने लगा। वह तुम्हें जबरदस्ती पीछे के दरवाजे से निकालकर सीधा हॉस्टल के कमरे में ले आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दू सितोंग दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मेरा एक सुझाव है, आज के बाद से डॉर्म 304 ऑफिशियली चिनमिंग प्रोटेक्शन एसोसिएशन बनाता है। तुमने अपना मास्क उतारा और अपने दर्द करते सिर को दबाने लगे। तुम्हें यह सब बहुत अजीब लग रहा था। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे? जैसे ही तुमने अपनी बात खत्म की, डू जीटेंग की आंखें हैरत से फट गईं। ज्यादा बोल रहे हैं? मिंग, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? आज स्टेडियम में लगभग भगदड़ मचने वाली थी और यह सब सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे की वजह से है। वह बोलते हुए और गुस्से में आ गया। कैमरामैन की कोई गलती नहीं थी। अगर मैं होता तो मैं भी कैमरा तुम्हारी तरफ ही घुमाता। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना फोन उठाया तो देखा कि कैंपस फोरम पर हंगामा मच चुका है। सबसे ऊपर चलने वाला टॉपिक था, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वह बेहद हैंडसम लड़का आखिर कौन है? 12,000 रिप्लाईज। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक था, मेरे पास बिना किसी सेंसर के हाई क्वालिटी वीडियो है। चलो बहनों, 8600 रिप्लाईज। तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक था, कैमरामैन के लिए यह तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। 6400 रिप्लाईज। तुमने बिना किसी एक्सप्रेशन के स्क्रीन को बंद कर दिया, लेकिन तभी तुम्हारा फोन फिर से बजा। यह वी चैट पर एक मैसेज था जो ओल्ड मैन नाम से सेव था। उसने जो भेजा था वह वही साफ और हाई क्वालिटी वाला क्लोजअप वीडियो था। वीडियो के नीचे एक लाइन लिखी थी, ये वीडियो तुम्हारे तीसरे चाचा के वीचैट पे हर जगह चल रहा है। तुम्हारी दादी ने इसे देखा और कहा कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो जब वह जवान थे। तुम उस मैसेज को काफी देर तक देखते रहे। तुम्हारी उंगलियां थोड़ी देर तक स्क्रीन के ऊपर रुकी रहीं और फिर तुमने बिना किसी इमोशन के 2 शब्दों का रिप्लाई लिखा, समझ गया। फिर तुमने अपना फोन रख दिया और सीधा आगे बढ़े और इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स की वह बुक खोली जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स की पुरानी फोटो रखी थी। वह कहता हंगामा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया के शोर से अब तुम्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन चाहे तुम इस सबसे दूर रहना चाहते थे, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी थी। सिर्फ एक रात में बड़ी स्क्रीन पर आने का असर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया और इसने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दी। वह कुछ सेकंड्स का क्लोजअप वीडियो कैंपस फोरम से बहुत तेजी से फैल गया, वेइबो और टिकटॉक तक। हैशटैग जॉन चिंग यूनिवर्सिटी का मिस्टीरियस हैंडसम लड़का, इस पर 24 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। टिकटॉक पर लाइक्स 5 लाख से ऊपर निकल गए। कमेंट सेक्शन तुरंत लोगों से भर गया, जिसमें फैंस लिख रहे थे, ये कौन सा कमाल का स्कूल है? क्या मेरे लिए वापस जाकर 1 साल रिपीट करना अभी भी पॉसिबल है? मैंने इसे 87 बार देखा है। हर बार मेरी धड़कन 120 तक पहुंच जाती है। बहनों, क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? कैंपस फोरम पर इतना रश था कि सर्वर्स क्रैश होने वाले थे। एक पोल में 93% लोगों ने वोट किया कि वो इतना हैंडसम है कि इंसान नहीं लगता। बहुत जल्दी तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट के लोगों ने पूरी तरह निकाल ली। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नया स्टूडेंट, हाइट 186 सेंटीमीटर्स, नेचर शांत और थोड़ा अलग रहने वाला। यहाँ तक कि तुम्हारा मोटा रूममेट डू जाइटिंग भी 47 लड़कियों को रोकने के रिकॉर्ड की वजह से अचानक वायरल हो गया और वह खुशी खुशी कैंपस की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया। डॉर्मेट्री का डोर गॉड डू जितेंग। जब डू जितेंग ने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी तो वह लगभग रो पड़ा। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसी पहचान मिली है, और वह भी अपने भाई का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ रोना बंद करो। आज मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लेट मत होना। बस इस एक बात से ही डॉर्म 304 में एकदम सन्नाटा छा गया। डू जितेंग ने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। सही कहा ना, मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ तुम कैप या मास्क नहीं पहन सकते। उन चारों ने एक साथ अपने दिमाग में उस सीन के बारे में सोचा और बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन तुम अपने बेड से उठकर बैठ गए। तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल सुकून था। यह बस एक मिलिट्री ट्रेनिंग ही तो है ना? हम कोई फांसी के तख्ते पर थोड़ी जा रहे हैं। डू जितेंग ने तुम्हारे चेहरे को देखा, अपने मुंह तक आई बात को अंदर ही दबा लिया और सोचने लगा। मिलिट्री ट्रेनिंग कोई फांसी का तख्ता नहीं है, सही बात है, लेकिन उस यूनिफॉर्म में तुम जैसे दिखोगे उससे शायद कोई और ही मर जाएगा। आखिरकार मिलिट्री ट्रेनिंग का दिन आ ही गया। जब तुम फील्ड पर सबके साथ लाइन में खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वह स्कूल से मिली हुई ढीली ढाली और अजीब सी कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म थी। ये सब कुछ अजीब तरीके से बिल्कुल अलग लग रहा है। तुम्हारे चौड़े कंधे और पतली कमर पर ये कपड़े किसी बड़े फैशन डिजाइन जैसे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब छुपने के लिए कोई टोपी या मास्क भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा धूप में पूरी तरह साफ दिख रहा है। तुम्हारा चेहरा किसी खूबसूरत मूर्ति जैसा लग रहा है और तुम्हारा चश्मा धूप में चमक रहा है। तुम वहां बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़े हो, फिर भी कंपनी 7 की सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो रही हैं। किसी में तुम्हें दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं है। एक बार देखने पर ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, 2 बार देखने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और 3 बार देखने पर तो शायद वह वहीं बेहोश हो जाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पास वाली कंपनी की लड़कियों ने भी तुम्हें देख लिया है। कंपनी 7 के ठीक पास में आर्ट एकेडमी है, जहां पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर लड़कियां हैं।
अचानक उनके ग्रुप में एक शोर शुरू हो जाता है, चुकशुए चुकशुए, उधर देखो। जिस लड़की को चुकशुई कहा गया वह और कोई नहीं बल्कि बाई ग्रुप की मालकिन है, पूरे कैंपस की सबसे सुंदर लड़की बाई चुकशुए। वह परेशान होकर अपनी टोपी ठीक करती है और गुस्से से कहती है, क्या देखूं? पास वाली कंपनी 7 में देखो, ये वही बहुत सुंदर लड़का है जो बड़ी स्क्रीन पर दिखा था। यह सुनकर बाई चुचुए गुस्से से अपना सिर घुमाती है और आम तरीके से अनजान चेहरों की तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल वह बिल्कुल हैरान रह जाती है। ठीक वहां कंपनी 7 की तीसरी लाइन में वह लड़का बिल्कुल सीधा खड़ा है। धूप की वजह से उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा है। एक पल के लिए बाई चुचुए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वह तुरंत अपनी नजर हटा लेती है और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। उसके पीछे खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त लू रुयन धीरे से खुशी से कहती है, यह वही है, कंप्यूटर साइंस का चिनमिंग। ये वीडियो से 100 गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे तो पैर ही कांप रहे हैं। बाई चुशुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, वह बस एक लड़का ही तो है, क्या इसके लिए इतना शोर मचाना जरूरी है? चुशुए अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या उस चेहरे को तुम बस एक आम लड़का कह सकती हो? बाई चुशुए कुछ नहीं बोलती, वह बस अपनी पीठ सीधी करती है और सामने देखने लगती है, लेकिन उसका सीधा हाथ अपने आप उसकी पैंट्स को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, जो उसकी सच्चाई को साफ दिखा रहा था। बचपन से लेकर आज तक उसके पीछे आने वाले लड़कों की लाइन जांगचेंग से लेकर बेजिंग तक लग सकती थी, चाहे वह कॉलेज के हीरो हों, अमीर घर के लड़के हों या छोटे मोटे एक्टर्स। उसने बहुत से सुंदर लड़के देखे हैं, लेकिन किसी ने भी उसके दिल की धड़कन को नहीं बढ़ाया। लेकिन अभी सिर्फ एक बार साइड से देखकर ही, वह भी इतनी दूर से, उसका दिल पूरी तरह बेचैन हो गया है। इस वजह से वह बहुत परेशान महसूस करती है। लू रुयन, चुप रहो, उसका नाम दोबारा मत लेना। लू रुयन चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सब खत्म हो गया, लगता है यह बर्फ जैसी लड़की आखिरकार पिघल गई है। ठीक उसी वक्त मिलिट्री ट्रेनिंग सच में शुरू हो जाती है। इंस्ट्रक्टर का नाम वैंग है, उनका रंग काला है और चेहरा ऐसा है कि कोई उनसे पंगा न ले। सब लोग अटेंशन। इंस्ट्रक्टर वैंग की आवाज किसी धमाके की तरह आती है, अगले 15 डेज तक मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम सबको तमीज से रहना होगा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ सर। इंस्ट्रक्टर वांग खुश होकर अपना सिर हिलाते हैं और फिर सबको चेक करना शुरू करते हैं। वह एक एक करके सबके खड़े होने के तरीके को देखते हैं, उनके चेहरे के भाव को देखते हैं, लेकिन जब वह तीसरी लाइन में पहुंचते हैं तो वह ठीक तुम्हारे सामने रुक जाते हैं। वह 8 साल से मिलिट्री में है, उन्होंने हर तरह के सोल्जर को देखा है, लेकिन जो उनके सामने खड़ा है, सच कहें तो वह एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए। अगले ही पल वह खुद को संभालते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? छिनमिंग। इंस्ट्रक्टर वांग बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं, लेकिन वह ऐसी बात कहते हैं जो सबको हैरान कर देती है। खड़े होने का तरीका बहुत अच्छा है, यह सिर्फ तारीफ के लिए नहीं था, तुम्हारे खड़े होने का तरीका सच में बिल्कुल सही था। पीठ बिल्कुल सीधी और शरीर बिल्कुल पक्का। तुम बिल्कुल भी नए स्टूडेंट नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो। मिलिट्री ट्रेनिंग के ग्राउंड के पास बहुत सारी सीनियर लड़कियां घूमने का बहाना करके खड़ी थीं, यहाँ तक कि जब लड़के बाथरूम जाते हैं तो लोग बाहर 40 मिनट्स तक खड़े रहने को तैयार हैं, लेकिन वह सब जिसे लगातार घूर रहे हैं, वह बस एक नया स्टूडेंट है जो आधे दिन से सीधा खड़ा है। चिनमिंग, तुम बस वहां खड़े हो, पसीना तुम्हारे गले से नीचे बह रहा है। इंटरनेट पर इसकी वीडियो को तुरंत 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया। इसी बीच बाई चुचुए, जो कंपनी 3 की लाइन में खड़ी है, वह खुद को उस तरफ देखने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब गलती से उसने 7वीं बार उस तरफ देखा तो उसकी नजर ठीक चिनमिंग से मिली जो उसी तरफ देख रहा था। दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं। 1 सेकंड से भी कम वक्त में बाई चुचुए ने अपना सिर झटके से घुमाया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे गले से बाहर आ जाएगा। अपनी इस गलती को छुपाने के लिए वह जानबूझकर अपनी दोस्त रुयन से धीरे से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज धूप बहुत ज्यादा तेज है? लू रुयन हैरान होकर कहती है, क्या सच में? लेकिन आज तो बादल छाए हुए हैं। यह सुनकर बाई चुचुए बिल्कुल चुप हो जाती है, वह बस अपना सिर नीचे कर लेती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। देखते ही देखते मिलिट्री ट्रेनिंग का तीसरा दिन आ जाता है। पहले जो मौसम ठंडा था वह अचानक 35 डिग्रीज की तेज गर्मी में बदल जाता है। ग्राउंड पर चलने वाली गर्म हवा, उससे हवा भी घूमती हुई दिख रही है। 6000 नए स्टूडेंट्स इस तेज धूप में परेशान हो रहे हैं। सिर्फ चिनमिंग ही वहां खड़ा है, जिसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी सांस बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन उसके पीछे खड़ा डू जाइटिंग बेहोश होने वाला है। उसके होंठ कांप रहे हैं और वह धीरे से चिनमिंग से मदद मांगता है। मिंग, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह पक चुका हूं। चिनमिंग बिना उसकी तरफ देखे धीरे से उसे वार्निंग देता है, चुप रहो, इंस्ट्रक्टर देख रहे हैं। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, सामने से इंस्ट्रक्टर सन की तेज आवाज आती है। डू जाइटिंग डर के मारे उछल पड़ता है और उसकी पीठ तुरंत लोहे की तरह सीधी हो जाती है। अगर एक शब्द भी और बोला तो 1 घंटा और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। डर के मारे डू जाइटिंग तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है।
किसे पता था कि ठीक 1 सेकंड बाद वह दोबारा चिनमिंग के कान के पास जाकर धीरे से अपनी आखिरी बात कहेगा। मिंग, अगर मैं सच में बेहोश हो गया तो वह नूडल्स का डब्बा तुम्हारा हुआ। चिनमिंग के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, लेकिन वह तुरंत फिर से सीरियस हो जाता है। इसके बाद 3 घंटे की मुश्किल ट्रेनिंग आखिरकार खत्म हो जाती है। चिनमिंग एक पेड़ की छांव में जाता है और पानी की बोतल खोलता है। बहुत गर्मी होने की वजह से वह अपनी जैकेट की चेन खोल देता है, जिससे अंदर की पसीने से भीगी हुई सफेद टी शर्ट दिखने लगती है और उसके चेस्ट और एब्स साफ साफ दिख रहे हैं, जिससे देखकर पास वाली कंपनी 3 की सारी लड़कियां बिल्कुल चुप हो जाती हैं। मुझे लगता है मैं तो मर ही गई। तुम मुझे यहीं इस मैदान में ही दफना सकते हो। उन लड़कियों में से एक दबी हुई आवाज में चीखती है। उसके पास खड़ी लड़की जल्दी से उसे खींचती है और इशारा करती है कि बाई क्यूशुई को कुछ सुनाई न दे। ठीक उसी वक्त बाई चुकचू एक सिकमोर पेड़ के सहारे खड़ी है और खुद को ठंडा करने के लिए अपनी कलाइयों पर ठंडा पानी डाल रही है। वह ऐसी दिखने की कोशिश कर रही है जैसे उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और पूरे जहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लू रुयान उसके कान के पास आती है और बिना रुके बातें करने लगती है। सुनो सुनो, क्या तुम्हें पता है, चिनमिंग को चोरी छिपे देखते हुए गर्मी की वजह से बेहोश होने वाली लड़कियों की गिनती अब 17 तक पहुंच गई है। बाई चूचू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? और कुछ लोग कह रहे हैं। बाई चूचू गुस्से में उसे टोकते हुए कहती है, बिना किसी रहम के उसे बीच में ही रोकते हुए, लू रुयान, अगर तुमने उसके बारे में एक भी शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी सारी लिपस्टिक्स फेंक दूंगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। डर के मारे लू रुयान 1 सेकंड में चुप हो जाती है, लेकिन इसी वक्त मैदान पर अचानक एक बड़ा शोर शराबा शुरू हो जाता है। स्टेडियम की तरफ से लोगों का एक ग्रुप आता हुआ दिखता है, जो बड़े ही शान से आगे बढ़ रहे हैं। उनका लीडर एक लंबा और हैंडसम लड़का है, जिसने महंगे और अच्छे कपड़े पहने हैं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। उसके पीछे स्टूडेंट काउंसिल के कई मेंबर्स हैं, कुछ के हाथ में फाइल्स हैं और कुछ ने छतरियां पकड़ी हुई हैं। वे सब दिखावे के साथ चल रहे हैं। जब लू रुयान साफ साफ देखती है कि वह कौन है, तो उसकी सांस रुक जाती है। वह सच में ल्यूजिंग है। ये ल्यूजिंग सिर्फ 2nd ईयर का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ही नहीं है, बल्कि वह ल्यू रियल एस्टेट का दूसरा यंग मास्टर भी है। चिनमिंग के आने से पहले ल्यूजिंग जांगसिंग यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा स्टार था। एक बड़े खानदान से होने की वजह से, अच्छे ग्रेड्स और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते सबका ध्यान हमेशा उसी पर रहता था। ज्यादातर लोगों की नजर में वह एक बिल्कुल परफेक्ट सीनियर है, लेकिन सिर्फ वही लोग सच जानते हैं जिन्होंने उससे बात की है कि उसके इस शरीफ चेहरे के पीछे एक बहुत ही ज्यादा जलन छुपी हुई है। वह किसी को भी अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन आज नए स्टूडेंट्स की मिलिट्री ट्रेनिंग चेक करने के बहाने वह सीधा बाई चुकचू की तरफ बढ़ता है। वह पिछले आधे साल से उसे पाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वह जीतने ही वाला है। वह पेड़ के पास जाता है और अपनी वही प्यारी स्माइल के साथ उसे ठंडी मूंग दाल का सूप देता है। लेकिन किसने सोचा था, बाई चुकचू उसकी तरफ देखती तक नहीं। शुक्रिया सीनियर ल्यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग में सब बराबर हैं। मुझे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उसका बात करने का तरीका तमीज वाला पर थोड़ा दूरी बनाए रखने वाला है। वह साफ तौर पर एक सीमा तय कर रही है। ल्यूजिंग के चेहरे की स्माइल एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वह जल्दी से उसे छुपा लेता है। कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं रख देता हूँ। वह चार्ली अपना शरीफों वाला तरीका बनाए रखता है, थोड़ी और बातें करता है और फिर जाने के लिए मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर अचानक मैदान के एक दूसरे हिस्से पर पड़ती है, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। वहाँ एक लड़का अपने फोन में देख रहा है। क्या यह चिनमिंग नहीं है जिसने उससे कैंपस आइडल का खिताब छीन लिया था? ल्यूजिंग पूरे 3 सेकंड्स तक उसे घूरता रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी वही स्माइल है, बिना किसी बदलाव के। लेकिन उसके पास खड़े स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स ने ध्यान दिया कि जिस हाथ से उसने फोल्डर पकड़ा हुआ है, वह गुस्से में दबाने की वजह से सफेद पड़ रहा है। चलो चलें। वह अपनी नजर हटा लेता है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब वे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, ल्यूजिंग अचानक बिना किसी वजह के अपना सिर वापस बाई चुचू की तरफ घुमाता है और उस एक नजर ने उसे परेशान कर दिया। बाई चुचू की नजर अभी भी साफ तौर पर उसी लड़के पर टिकी हुई थी। ल्यूजिंग के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता है। दोपहर के वक्त कैफेटेरिया में बहुत शोर शराबा और भीड़ है। डू जितांग चिनमिंग को किसी अनमोल खजाने की तरह बचाकर ले जाता है, सीधा एक कोने वाली सीट पर। तुम इस वक्त पूरे स्कूल के ध्यान का केंद्र हो। अगर प्रिंसिपल भी बाहर आई तो ऐसी भीड़ नहीं होगी, लेकिन तुम्हें देखकर जरूर हो जाएगी। डू जितांग बिना किसी एक्सप्रेशन के यह सब कहता है। चिनमिंग उससे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वह सांस लेने के लिए अपना मास्क उतार देता है। आसपास का माहौल लगभग 2 मिनट्स के लिए शांत रहता है। अचानक ऑरेंज जूस का एक ग्लास ऊपर से गिरता है और ठंडा जूस सीधा उसकी छाती पर गिर जाता है। उसके जैकेट का एक बड़ा हिस्सा तुरंत गीला हो जाता है। चिनमिंग ऊपर देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसके हाथ में खाली ग्लास है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा पैर कुर्सी से टकरा गया था। चिनमिंग अपनी गीली सफेद टी शर्ट को देखता है और उसकी त्योरियां थोड़ी चढ़ जाती हैं। वह उसकी माफी को बीच में ही रोक देता है।
कोई बात नहीं। गीला होने के बाद कपड़ा उसके शरीर से चिपक जाता है और वह लगभग आर पार दिखने लगता है। उसकी छाती के मसल्स, उसके एब्स की लाइंस और यहाँ तक कि उसकी कॉलर बोन से गिरती हुई पानी की बूंदें, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जब जूस गिराने वाली लड़की ये नजारा देखती है तो उसकी उंगलियां ढीली पड़ जाती हैं और उसके हाथ से खाली ग्लास जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके गाल तुरंत सफेद से लाल हो जाते हैं। वह इतनी लाल हो जाती है जैसे अभी खून निकल आएगा और फिर वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पूरे कैफेटेरिया में अचानक शोर मच जाता है। कोई बेहोश हो गया, जल्दी मदद करो, पास की टेबल वाले लोग चिल्लाकर बोलते हैं। चिनमिंग बस वहां खड़ा रहता है, अपने गीले जैकेट को पकड़े हुए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उसे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसके आसपास कम से कम 50 लोग उसे घूर रहे हैं। उन सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं और ये गिनती बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 5 मिनट्स बाद बेहोश हुई लड़की को उसकी सहेलियां उठाती हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे होश आ जाता है। आंखें खोलते ही सबसे पहले वह कहती है, वह क्या वह अभी भी यहीं है? उसकी सहेलियां एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं। फिर उनमें से एक उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम बेहोश हो गई थी और अभी भी तुम्हें उसे ही देखना है। लड़की बहुत जल्दी में कहती है, बस मुझे एक आखिरी बार देखने दो, बस एक बार। आसपास के लोग हंसने और मजाक उड़ाने लगते हैं। जल्दी करो, इसे मेडिकल रूम ले जाओ, जल्दी से इसे चेकअप के लिए मेडिकल रूम लेकर जाओ। इस हंगामे का फायदा उठाकर चिनमिंग चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह अपनी भीगी हुई जैकेट को अपने कंधे पर रख लेता है। उसने सिर्फ एक पतली सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी और कैंटीन के साइड वाले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल जाता है। लेकिन किसने सोचा था कि साइड वाले दरवाजे के बाहर छोटे बगीचे की तरफ जाने वाले रास्ते पर वहां सच में कोई और भी खड़ा होगा, यानी बाई चुचू। वह अकेले एक पत्थर के बेंच पर बैठी हुई है। उसके कानों में ईयरफोन्स लगे हैं और उसके हाथ में एक इंग्लिश नॉवेल है। धूप पत्तों के बीच से छन कर आ रही है और उस पर धूप छांव की परछाई पड़ रही है, जिससे वह एक सुंदर पेंटिंग जैसी लग रही है। चिनमिंग के चलने की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। पहले तो वह बगीचे से होते हुए सीधा अपने हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन जब वह उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचता है तो उसे अचानक लगता है कि वहां कोई है। उसके कदम रुक जाते हैं। अब रास्ता बदलना अजीब लगता और सीधा निकलने से शायद वह डर जाती। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह धीरे धीरे चलने लगता है ताकि वह चुपचाप उसके पास से निकल सके। लेकिन जैसे ही वह अपना पैर उठाता है, उसके जूते के नीचे एक छोटा पत्थर दब जाता है और एक हल्की सी आवाज होती है। बाई चूचू तुरंत पीछे घूमकर देखती है और 2 मीटर से भी कम दूरी पर दोनों, और फिर उसकी नजर अपने आप नीचे की तरफ चली जाती है। वह भीगी हुई सफेद टी शर्ट उसके शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई थी, जिसमें से उसकी बॉडी साफ दिख रही थी और उसकी कॉलर बोन पर ऑरेंज जूस की एक बूंद धूप में चमक रही थी। बाई चूचू का दिमाग 0.3 सेकंड्स के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया और अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। वह तुरंत दूसरी तरफ घूम गई और उसने चिनमिंग की तरफ इशारा अपनी पीठ कर ली। उसने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिनमिंग बिल्कुल हैरान रह गया। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, बाई चूचू ने अचानक तेज आवाज में कहा। गुजर रहे थे? और तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं? चिनमिंग ने अपनी भीगी हुई टी शर्ट को देखा। तब जाकर उसे समझ आया कि वह इतना गुस्सा क्यों हो रही थी। किसी ने मुझ पर ऑरेंज जूस गिरा दिया था। बाई चूचू ने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन उसके कान शर्म से बिल्कुल लाल हो चुके थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी शर्मा रही है। चिनमिंग को लगा कि माहौल बहुत अजीब हो गया है। उसने वहां से जाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन उसने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि बाई चूचू ने अचानक उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको। चिनमिंग वहीं रुक गया। बाई चूचू आखिरकार पीछे घूमी। उसका वही गुस्से वाला और ठंडा चेहरा वापस नॉर्मल हो गया था और उसके चेहरे का लालपन भी लगभग खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसने चिनमिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही वो चिनमिंग हो? हाँ। उसकी आवाज अचानक और ठंडी हो गई। क्या तुमने ही किसी से कहकर फोरम पर वो सारी पोस्ट्स करवाई हैं? चिनमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? नाटक बंद करो। बाई चूचू ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। पहले दिन के फंक्शन के वीडियो से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान ली गई उन चुपके से खींची गई फोटोज तक और तुम्हारे चेहरे की उन साफ तस्वीरों तक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब बस एक इत्तेफाक है? चिनमिंग एक सेकंड के लिए खामोश रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे के भाव बदले। पहले जो बेबसी थी वह अब एक शांत और बेपरवाह चेहरे में बदल गई। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती। चिनमिंग ने अपनी जैकेट दूसरे हाथ में पकड़ ली और बिल्कुल आम आवाज में बोला, बिना किसी सबूत के किसी नतीजे पर पहुंच जाना, इसे सोचना समझना नहीं कहते, इसे गलतफहमी कहते हैं। बाई चूचू के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह पलटकर एक शब्द भी नहीं बोल पाई, क्योंकि चिनमिंग सही कह रहा था। उसके पास सच में कोई सबूत नहीं था। सच तो यह है कि वह फोरम पर चल रही बातों से परेशान हो गई थी, जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, और इससे भी ज्यादा वह यह नहीं मानना चाहती थी कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले।
वह हमेशा खुद पर घमंड करती थी और सबसे अलग रहती थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने महसूस किया अपनी ही उम्र के किसी लड़के का ऐसा असर और दबदबा, जिससे वह बिल्कुल अजीब महसूस कर रही थी। तुम्हें जो सोचना है सोचो, बाय चूचू ने ठंडे ढंग से यह बात कही। बेंच से अपनी किताब और कॉफी उठाई और जाने के लिए घूम गई, लेकिन मुश्किल से 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई और उसने गुस्से से कहा, और एक और बात, कृपया बाहर आने से पहले अपने कपड़े ढंग से पहना करो। ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, कोई फैशन शो नहीं। यह कहकर वह तेज कदमों से चली गई। उसे जल्दी में जाते देख ऐसा लग रहा था जैसे वह डर कर भाग रही हो। चिनमिंग वहां खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से बोला, मुझ पर तो ऑरेंज जूस गिरा था, तो मैं क्या करता। यह उन दोनों की पहली बातचीत थी, हालांकि यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, लेकिन चिनमिंग की नजर काफी देर तक उसी तरफ टिकी रही। जैसे ही वह हॉस्टल वापस आया, उसने देखा कि डूजितेंग 2 लंच बॉक्स हाथ में लिए खड़ा है और परेशानी में इधर उधर घूम रहा है। मिंग भाई, तुम्हारी शर्ट इतनी भीगी क्यों है? ये किसने किया? मैं अभी उससे हिसाब बराबर करने जाता हूँ। चिन मिंग ने एक साफ काली टी शर्ट पहनी, आराम से लंच बॉक्स लिया और शांति से बोला, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। वैंग शे ने लात मारकर हॉस्टल का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, बहुत बड़ी खबर है। लिू जिंग, जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, वह सच में चिन मिंग को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पता चला कि लिू जिंग पहले स्कूल का सबसे मशहूर लड़का हुआ करता था, लेकिन अब सारी तारीफें चिन मिंग ने छीन ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लिू जिंग पिछले आधे साल से बाई चूशू के पीछे पड़ा था और अब पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल गई थी कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बाई चूशू चुपके से चिनमिंग को ही देख रही थी। अपनी इस जलन की वजह से लिू जिंग इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रानफेंग ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर किया और ढंग से समझाते हुए बोला, अपने रुतबे की वजह से वह खुलेआम किसी नए स्टूडेंट को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके पास पीछे से चालाकी करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे तुम्हें सबसे गंदा और थका देने वाला काम देना, या फिर एग्जाम्स और अवार्ड्स के दौरान तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनना। दुजीतेंग ने गुस्से में अपने दांत पीसे। ये तो बहुत ही घटिया बात है। सबकी आंखें तुरंत चिनमिंग की तरफ घूमी, लेकिन चिनमिंग बिना किसी जल्दी के आराम से अपना खाना खाता रहा और अपना निवाला निगलने के बाद ही उसने धीरे से 4 शब्द कहे, पहले खाना खत्म करते हैं। उसका यह आरामदेह अंदाज धूप में सोते हुए एक चीते जैसा था, जो देखने में आलसी और आराम से लगता है, लेकिन वह किसी भी वक्त एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लू जिंग की पहली चाल बहुत तेज और खतरनाक थी। मिलिट्री ट्रेनिंग के चौथे दिन दोपहर को इंस्ट्रक्टर सन को अचानक स्टूडेंट यूनियन से एक नोटिस मिला। उसमें लिखा था कि 7वीं कंपनी फ्लैग बेरर यानी झंडा उठाने की ड्यूटी संभालेगी। इस वीकेंड के मिलिट्री ट्रेनिंग शोकेस के दौरान स्टूडेंट यूनियन ने सजेस्ट किया कि कंपनी किसी अच्छे स्टूडेंट को इस काम के लिए चुने जो इस बड़ी जिम्मेदारी को उठा सके। हालांकि नोटिस में किसी का नाम नहीं था, लेकिन सब समझ गए थे कि निशाना कौन है। चिनमिंग, तुम फ्लैग बेरर बनोगे। इंस्ट्रक्टर सन ने नोटिस पकड़ा और वह 7वीं कंपनी के सामने आए और सीधा चिनमिंग की तरफ देखने लगे। डू जेतोंग ने जल्दी से पीछे से अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, रिपोर्ट सर। वह चिनमिंग की जगह खुद बड़ा झंडा उठाना चाहता था, लेकिन अचानक इंस्ट्रक्टर सन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखा और गुस्से से पूछा कि क्या तुम झंडा उठा भी पाओगे? डू सिटेंग ने अपनी छाती ठोकी और गारंटी दी कि वह बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की एक ही बात ने उसे पूरी तरह चुप करा दिया, तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता। यह सुनकर दोजितोंग ने शर्माते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। चिनमिंग, कोई ऐतराज है? लाइन में खड़े होकर चिनमिंग थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वह तुरंत समझ गया कि इस इज्जत के पीछे क्या खतरा छुपा है। फ्लैग बेरर की जगह पर सबकी नजर होती है। अगर उसने इसे मंजूर किया तो इसका मतलब था सीधा उस जाल में फंसना जो लिू जिंग ने उसके लिए बिछाया था। अगर वह अभी मना करता तो लोग कहते कि उसे सबकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर वह इसे मान लेता तो पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती। फिर भी चिनमिंग का चेहरा पानी की तरह शांत था। उसने बस आराम से जवाब दिया, कोई ऐतराज नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। सच तो यह था कि यह सब स्टूडेंट यूनियन की बेकार रिकमेंडेशन की वजह से नहीं था। वह खुद देखना चाहता था कि इस लड़के के पास कितने राज छुपे हुए हैं। जल्दी ही यह खबर पूरे कैंपस में आग की तरह फैल गई। उसी रात स्कूल के फोरम पर एक नया पोस्ट आया। चिनमिंग के फ्लैग बेरर बनने की खबर ने अचानक से सबको हैरान कर दिया। बहुत ही कम समय में कमेंट्स की गिनती 1000 से ज्यादा हो गई। लड़कियां खुशी से कहने लगीं कि वह इस हैंडसम लड़के को देखने के लिए क्लास छोड़कर सबसे आगे खड़ी होंगी। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स में सच बताया कि यह असल में स्टूडेंट यूनियन का प्लान था। उधर हॉस्टल के कमरे में दुजितेंग ने अपने फोन पर यह पोस्ट देखा और गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। यह पक्का उस लिू जिंग की ही गंदी चाल है। वह बस मिंग को हजारों लोगों के सामने जलील होते देखना चाहता है। वांग चे अभी भी थोड़ा परेशान था। एक फ्लैग बेरर आखिर कितनी बड़ी गलती कर सकता है? डोजिटोंग ने गुस्से में दिमाग लगाते हुए कहा। लिू जिंग ने आज दोपहर को बाई क्यूशू को सूप देने की कोशिश की थी और उसने तुरंत मना कर दिया। इससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब वह अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है चिनमिंग के ऊपर। अगर चिनमिंग थोड़ा सा भी गलत चला या उसने झंडे को टेढ़ा पकड़ा
तो ल्यूजिंग पक्का उसकी वीडियो बनवाकर इंटरनेट पर डाल देगा ताकि शिनमिंग की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। लेकिन रानफेंग ने अपना सिर हिलाया और इसके पीछे की एक और बड़ी चाल बताई। बेइज्जती तो छोटी बात है, ये असल में ल्यूजिंग का एक टेस्ट है। अगर चेनमिंग पीछे हट गया तो ल्यूजिंग उसे एक डरपोक समझेगा जो सिर्फ अपनी इज्जत के बारे में सोचता है। फिर उसके पास उसे परेशान करने के बहुत से तरीके होंगे। लेकिन अगर चिनमिंग ने इसे मान लिया और ठीक ठाक परफॉर्म किया तो ल्यूजिंग बिना किसी डर के उसे दबा सकेगा। ये बातें सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने एक साथ अपना सिर घुमाया और चिनमिंग की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि चेनमिंग अपने बिस्तर के सहारे बैठा था। उसके हाथ में अभी भी वही बुक थी और उसने आराम से एक पेज पलटा। डू जितिंग ने परेशानी में अपना सिर खुजलाया और उससे पूछा कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्या? पूरा पेज पढ़ने के बाद चिनमिंग ने धीरे से ऊपर देखा और खिड़की से बाहर अंधेरी रात की तरफ देखने लगा। वह चाहता है कि मैं सबके सामने मजाक बनूं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मैं कोई गलती करूंगा। चिनमिंग की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अलग ही ताकत थी। अगर मैं गलती न करूं तो? उस वक्त उन तीनों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे वह किसी सोते हुए शेर को देख रहे हों जो धीरे से अपनी आंखें खोल रहा हो। डू सितेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि शिनमिंग कोई आम पहाड़ी लड़का नहीं है। देखते ही देखते मिलिट्री ट्रेनिंग का 5वां दिन आ गया। रोज की ट्रेनिंग के अलावा चिनमिंग ने अकेले झंडा उठाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ग्राउंड के एक कोने में उसने 3 मीटर लंबा एक बड़ा झंडा उठाया और तेज धूप में पूरी ताकत के साथ चलने लगा। झंडे और डंडे का वजन लगभग 15 पाउंड था। एक हाथ से झंडा पकड़कर उसे अपना दूसरा हाथ पूरा घुमाना था। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी। चिनमिंग ने झंडे को बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ था। उसके कदम बिल्कुल सही पड़ रहे थे। इंस्ट्रक्टर सन पास ही खड़े होकर देख रहे थे। उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा इसलिए नहीं था कि चिनमिंग खराब प्रैक्टिस कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कर रहा था। एक आम कॉलेज स्टूडेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है और इतना अच्छा बैलेंस कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि शिनमिंग के झंडा पकड़ने का तरीका भी स्कूल में सिखाए गए तरीके जैसा नहीं था। ये कोई आम तरीका नहीं था, ये तो एक अलग ही लेवल का था जिसे सिर्फ वहां सीखा जा सकता है जहां खास फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। इंस्ट्रक्टर सन ने अपनी पुरानी यूनिट में ये तरीका देखा था और उन्होंने इसे स्पेशल फोर्सेज में भी देखा था। उन्होंने चिनमिंग को ध्यान से देखा और आखिर में बस एक सवाल पूछा, तुम्हारे उस्ताद किस फौजी यूनिट से हैं? चिनमिंग अचानक रुक गया। फिर उसने झंडा नीचे किया, अपने माथे से पसीना पोंछा और बिल्कुल आराम से जवाब दिया, इंस्ट्रक्टर सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। इंस्ट्रक्टर सन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सच में? ये तो मैंने बचपन में सीखा था, अपने गांव के एक पुराने फौजी के साथ रहकर कुछ सालों तक। चिनमिंग का चेहरा बिल्कुल साफ और शांत था। इंस्ट्रक्टर सन ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने दिमाग में यह बात बिठा ली कि जिस पुराने फौजी के बारे में चिनमिंग ने बताया है वह कोई आम आदमी नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर सन पीछे मुड़े और कुछ कदम चले, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने पीछे देखा। परसों के शोकेस के बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना, बस आराम से अपना काम करना। चिनमिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इंस्ट्रक्टर सन की आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? वह थोड़ा रुका, उसने अपनी तेज आंखों से देखा और बोला, मैं अपनी कंपनी का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। हालांकि यह बात आराम से कही गई थी, लेकिन इन बातों में बहुत दम था। चिनमिंग ने उस सांवले रंग के जवान इंस्ट्रक्टर को देखा और उसे समझ आया कि भले ही वह बोलने में सख्त थे, लेकिन असल में वह अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। शुक्रिया किस बात का? जल्दी करो और प्रैक्टिस करो। इंस्ट्रक्टर सन बिना कुछ बोले वहां से चले गए। चिनमिंग ने एक बार फिर झंडा उठाया, लेकिन ठीक उसी वक्त मैदान के दूसरी तरफ पढ़ाई वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक लड़का खड़ा था। वह साफ कांच की खिड़की से पूरा नजारा देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ल्यूजिंग था। उसके हाथ की उंगलियां ठंडी खिड़की पर धीरे धीरे चल रही थीं। उसका चेहरा और उसकी आंखें बहुत गुस्से में लग रही थीं। चिनमिंग के हाथ में वह झंडा बिल्कुल सीधा और मजबूत खड़ा था। उसका चलना पानी की तरह बिल्कुल आसान और साफ था। उसमें कोई भी गलती निकालना मुश्किल था। ये सब ल्यूजिंग की सोच से बिल्कुल अलग था। ही ओरिजिनली थॉट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक आम सा लड़का ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ा अच्छा दिखता होगा, लेकिन उसके सामने जो चिनमिंग था उसे देखकर उसे एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। यह लड़का सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं था। ल्यूजिंग ने अपना फोन निकाला और सीधे एक नंबर पर फोन लगाया। मेरे लिए एक लड़के के बारे में पता करो, नाम है चिनमिंग, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नया स्टूडेंट है, युन्नन शहर से है। उसके बारे में सब कुछ पता करो, उसका परिवार और उसकी पुरानी जिंदगी सब कुछ पता लगाओ। दूसरी तरफ से हाँ की आवाज आई और ल्यूजिंग ने फोन रख दिया और उसने फिर से मैदान की तरफ देखा। चिनमिंग चलते हुए ठीक उसी तरफ आ रहा था। डूबते हुए सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके पीछे झंडा हवा में तेजी से लहरा रहा था। ल्यूजिंग को यह मानना ही पड़ा कि उस वक्त उसे अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ जलन की वजह से था। यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है। ल्यूजिंग ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ बिल्कुल रहने नहीं दूंगा। रात के 11 बजे डॉर्म नंबर 304 के अंदर डू जितेंग और वांगशे जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे।
सिर्फ चिन मिंग ही अपने बिस्तर पर बैठा था और फोन की हल्की रोशनी में अपनी किताब पढ़ रहा था। अभी तक जाग रहे हो? सामने वाले बिस्तर से रैन फेंग की आवाज आई। उसने बहुत धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? चिनमिंग ने जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद, चिनमिंग, तुम्हारे हाथ में जो लाल धागे का ब्रेसलेट है, क्या उसमें लगा मोती काला मोती है? चिनमिंग का हाथ अचानक किताब का पन्ना पलटते हुए रुक गया। तुमने इसे पहचान लिया? क्या पहले कभी देखा है? रानफेंग की आवाज बिल्कुल शांत थी। बड़े शहरों में कुछ खास लोग ऐसी चीजें पहनते हैं। आमतौर पर घर के बड़े इसे बच्चों को देते हैं, एक तावीज की तरह। चिनमिंग ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा। रानफेंग ने करवट ली और चिनमिंग की तरफ पीठ कर ली। वह दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। चिनमिंग काफी देर तक खामोश रहा। कमरे में अब सिर्फ एसी की आवाज आ रही थी और डू जितेंग के खर्राटों की। आखिर में उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। कुछ सेकंड्स के बाद, गुड नाइट रानफेंग। और कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। पूरा कैंपस बिल्कुल शांत और खामोश था, लेकिन शांति के पीछे एक नया तूफान आने की तैयारी हो रही थी। मिलिट्री ट्रेनिंग के 7वें दिन स्कूल के सभी 6000 नए स्टूडेंट्स एक बड़े टेस्ट के लिए इकट्ठे हुए। देखने वालों की जगह पूरी तरह से भरी हुई थी। हर तरफ बस लोग ही लोग दिख रहे थे। इंटरनेट पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो गई थी, जिसमें बताया गया था कि चिनमिंग को सबसे अच्छे से कहां से देखा जा सकता है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा था। ये कोई आम टेस्ट नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्कूल किसी बड़े इवेंट के लिए तैयार हो रहा हो। ये सब देखकर दू जितेंग बिल्कुल हैरान रह गया। मिंग भाई, बाहर की ये सारी भीड़ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? चिनमिंग बिना रुके आराम से अपनी यूनिफॉर्म के बटन बंद करता रहा। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। क्या डरने से कोई फायदा होगा? दू जितेंग के पास कहने को कुछ नहीं बचा। इस लड़के को शायद डर लगता ही नहीं था। चाहे कितना भी बड़ा दिन हो, उसके चेहरे पर हमेशा वही शांति और सुकून रहता था। सुबह के 9 बजे इवेंट की शुरुआत हुई। स्कूल के बड़े लोग और ऑफिसर्स अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सीनियर्स भी भीड़ में बैठकर सब देख रहे थे। सबसे पहले लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स आए। उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। लोगों ने उनके लिए आराम से तालियां बजाईं। इसके बाद बिजनेस स्कूल वाले आए। उनका काम थोड़ा बेहतर था, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया। फिर जब तीसरी टीम यानी आर्ट स्कूल के लोग आए, तब भीड़ में थोड़ा जोश दिखा। बाई क्यूशवे, जो बाल बांधे हुए थी, दूसरी लाइन में चल रही थी। वह उस यूनिफॉर्म में भी बहुत सुंदर और शानदार लग रही थी। वह सच में सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। हर तरफ से उसके लिए आवाजें आने लगीं। बाई क्यूशवे कितनी सुंदर है। मैदान से बाहर आने के बाद ल्यू रुयान ने बाई क्यूशवे को इशारा किया। क्यूशवे, अब 7वीं कंपनी आने वाली है। क्या तुम सच में नहीं देखना चाहती? बाई क्यूशवे ने आराम से कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगले ही पल बाई क्यूशवे धीरे से आगे बढ़ी और एक ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से सब साफ दिख सके, जहां से मैदान का सामने का हिस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा था। और ठीक उसी वक्त माइक पर आवाज आई, अब 7वीं कंपनी आने वाली है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। यह सुनते ही पूरी भीड़ चिल्ला उठी। हर तरफ शोर और तालियां बजने लगीं। सीटियों की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। कुछ लोग 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, सिर्फ इसे सिर्फ इस एक पल के लिए। तभी 7वीं कंपनी मैदान में आई। सबकी नजर सबसे आगे चल रहे लड़के पर रुक गई, जो झंडा उठाए हुए था, यानी चिनमिंग। उसने दोनों हाथों से झंडा पकड़ा हुआ था और झंडे का डंडा उसके कंधे पर टिका था। तेज हवा में झंडा जोर जोर से लहरा रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। सूरज की धूप सीधे चिनमिंग के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने टोपी नहीं पहनी थी और हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। उसने अपनी यूनिफॉर्म की आस्तीन को थोड़ा ऊपर मोड़ रखा था, जिससे उसके मजबूत हाथ साफ दिख रहे थे। और अगले ही पल चिल्ला रही भीड़। वहां अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यह देखने में इतना असरदार था कि किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से भी ज्यादा कमाल लग रहा था। एक जीता जागता इंसान जो पूरी तरह मर्दाना ताकत से भरा हुआ था। वह उनसे बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने बिल्कुल सामने देखा, अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाए हुए, और उसके चेहरे पर एक शाही रोब दिख रहा था। उस एक पल के नजारे ने वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। चिनमिंग का हर एक कदम लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। उसके हाथ में 15 पाउंड का झंडा एक पंख की तरह हल्का लग रहा था। उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहे थे। पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और हवा चलने का शोर सुनाई दे रहा था। मंच के ऊपर प्रिंसिपल अपना चाय का कप हाथ में लिए पीना ही भूल गए। कमांड हेडक्वार्टर्स के बड़े अफसर बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए। लाइन के पास खड़े इंस्ट्रक्टर सन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि इस बच्चे में कुछ सीरियस स्किल्स छिपी हुई हैं। पूरे 40 कदम तक चिनमिंग ने बिल्कुल सही तरीके से मार्च किया। किताब में तो सिर्फ लिखा होता है, पर उसकी हर एक हरकत में जान थी। उसमें एक अलग ही ताकत और खूबसूरती दिख रही थी, जैसे एक तेज तलवार को उसकी म्यान से निकाला गया हो। 40 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसने झंडे के डंडे को सीधा जमीन पर टिका दिया। अगले ही पल उसने मंच की तरफ रुख किया।
और बिना किसी देरी के एक शानदार सल्यूट किया। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और बिल्कुल सामने देखने लगा। पूरे स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा था। 3 सेकंड बाद वहां तालियों की गूंज उठी। सब लोग खुशी से झूम उठे। सारे लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, चिल्लाने लगे और वीडियो बनाने लगे। एक लड़की ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत हैंडसम लग रहा था, किसी आम लड़के की तरह नहीं, बल्कि ऐसा हैंडसम जिसे देखकर रोना आ जाए। और हद तो तब हो गई जब उसे टिश्यू देने वाला इंसान भी रो रहा था। तीसरी लाइन में खड़ा डुजेटिंग, खुशी के मारे उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे लोगों की तालियां नहीं सुनी थी। वांगसिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तालियां तुम्हारे लिए नहीं हैं, मुझे पता है, पर मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हूँ, इसलिए ये तालियां मेरे लिए भी हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है। पूरी 7वीं कंपनी मुस्कुरा रही थी। वे जानते थे कि आज वे इस मैदान की सबसे बेहतरीन कंपनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फ्लैग बेरर चिनमिंग है। मंच पर कमांडर ने सीधे प्रिंसिपल से पूछा, क्या इस फ्लैग बेरर को कोई खास ट्रेनिंग मिली है? यह सुनकर प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कंप्यूटर साइंस का नया स्टूडेंट है, इसकी पहले कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हुई है। कमांडर ने आगे कुछ नहीं कहा। स्कोर शीट पर उन्होंने 7वीं कंपनी को आज का सबसे ज्यादा स्कोर दिया। लेकिन जैसे ही मार्च खत्म हुआ, चिनमिंग ने इंस्ट्रक्टर सन को रोका। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली और उसे इंस्ट्रक्टर सन के हाथ में दे दिया। साफ किया हुआ चिकना छोटा पत्थर था, जो बिल्कुल जूते के नीचे फंसने के लायक था। इंस्ट्रक्टर सन ने तुरंत गुस्से से पूछा, इसका क्या मतलब है? चिनमिंग की आवाज बिल्कुल शांत थी। मेरे बाहर आने से पहले मुझे वेटिंग एरिया में ऐसे 7 पत्थर मिले, जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए थे, और उन्हें ठीक वहां रखा गया था जहां से फ्लैग बेरर को अपने पहले 5 कदम बढ़ाने थे। इंस्ट्रक्टर सन का चेहरा अचानक बदल गया। क्या तुम्हारा मतलब है कि किसी ने यह जानबूझकर किया है? चिनमिंग की आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। ऐसे साफ किए हुए पत्थर इस ट्रैक पर खुद से नहीं आ सकते। इंस्ट्रक्टर सन का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। फ्लैग बेरर के पहले 5 कदम बहुत जरूरी होते हैं। अगर उसका पैर किसी पत्थर पर पड़ता और वह फिसल जाता तो नतीजा बहुत बुरा होता। 15 पाउंड का झंडा लेकर पूरे स्कूल के सामने गिर जाना। वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इंस्ट्रक्टर सन ने चिनमिंग को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुमने उन्हें देख लिया था? पहले ही। लेकिन चिनमिंग ने ऐसे आम तरीके से जवाब दिया जैसे किसी और की बात हो रही हो। मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा था, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंस्ट्रक्टर सन हैरान रह गए। पत्थर पर पैर पड़ने के बाद भी उसने अपनी चाल को बिल्कुल सीधा रखा, बिना डरे और बिना रुके। ये लड़का आखिर किस मिट्टी का बना है? क्या तुम जानते हो यह किसने किया? पक्का तो नहीं पता, पर मेरे बाहर आने से 10 मिनट पहले वेटिंग एरिया में ज्यादा लोग नहीं आए थे। इंस्ट्रक्टर सन तुरंत समझ गए। उन्होंने पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। अभी के लिए इस बात को दबाकर रखो, यह कहकर वे तेजी से चले गए और उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। चिनमिंग ने उन्हें जाते हुए देखा और अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। ल्यूजिंग उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, पर उसने ऐसा होने नहीं दिया। इतना ही काफी था। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी यह बात फैल गई। इंस्ट्रक्टर सन ने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की और देखा कि चिनमिंग की बारी से 5 मिनट पहले स्टूडेंट यूनियन का एक मेंबर वेटिंग एरिया में गया था। वक्त और जगह बिल्कुल सही मिल रहे थे। उन्होंने तुरंत वे फोटोज कमांड सेंटर को भेज दी। कमांड सेंटर का फैसला साफ था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन ल्यूजिंग ने अपने निशान बहुत अच्छे से मिटा दिए थे। उस मेंबर ने आखिर तक यही कहा कि वह बस जगह को चेक करने गया था और वे पत्थर उसकी जेब के छेद से गिर गए थे। लेकिन यह बहाना बहुत कमजोर था। कोई पक्का सबूत न होने की वजह से इस बात को एक हादसा मानकर छोड़ दिया गया। डॉर्म 304 में डुजेटिंग गुस्से से लाल हो रहा था। यह तो सीधी बदमाशी है। यह सब ल्यूजिंग ने जानबूझकर किया है। बस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन रानफिंग बिल्कुल शांत था। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बस अभी सही वक्त नहीं आया है। तुम्हारा क्या मतलब है? रानफिंग ने चिनमिंग की तरफ देखा, जो कंप्यूटर पर अपना कोड लिख रहा था। ल्यूजिंग बहुत होशियार है। अभी उससे सीधे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उससे निपटने के लिए हमें इंतजार करना होगा। किसका इंतजार? उसके एक गलती करने का। रैनफिंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जो ये हरकत की है, इससे पता चलता है कि वह परेशान हो रहा है, और जल्दबाजी करने वाला इंसान जल्द ही कोई बड़ी गलती जरूर करेगा। वांगसिए को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सीधे चिनमिंग से पूछा, तिंगता तेताई, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? चिनमिंग की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं और स्क्रीन की हरी रोशनी उसकी आंखों में चमकने लगी। अगर वह मुझे परेशान करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर उसने अपनी हद पार करने की कोशिश की। वह एक सेकंड के लिए रुका। उसकी आवाज बिल्कुल आम थी, पर उसे सुनकर सब डर गए। मैं उसे बता दूंगा कि कुछ लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। उसी रात स्कूल के फोरम पर एक बिना नाम की पोस्ट बहुत वायरल हो गई। उसका टाइटल था, सरल और सीधा, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान फ्लैग बेरर के वेटिंग एरिया में पत्थर। यह एक इत्तेफाक था या कोई साजिश? उस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा था और बस उन साफ किए हुए पत्थरों की कुछ फोटोज थीं, लेकिन कमेंट्स में हंगामा खड़ा हो गया। कोई चिनमिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वेटिंग एरिया में सिर्फ स्टाफ के लोगों को जाने की इजाजत होती है। ये सोचकर ही डर लगता है। स्टूडेंट यूनियन। जैसे ही किसी ने ल्यूजिंग का नाम लिखने की कोशिश की, वह कमेंट एक सेकंड में डिलीट हो गया। फिर उस पोस्ट के सारे कमेंट्स तेजी से गायब होने लगे।
कुछ लोगों ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन उन्हें डिलीट कर रही है और कुछ ने कहा कि एडमिन्स इस बात को दबा रहे हैं। जो भी हो, इस बात ने पूरे स्कूल में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया था। भले ही यह बात खुलकर सामने नहीं आई थी, पर सभी लोग अब सच्चाई को समझने लगे थे। लूजिंग की साफ सुथरी इमेज में अब पहली बार एक दरार आ गई थी, और जब एक बार दरार आ जाए तो वह आसानी से खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग रोज की तरह चलती रही, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब चेनमिंग फील्ड पर आया तो लोगों का उसे देखने का तरीका बदल गया। अब वह सिर्फ उसे पसंद नहीं करते थे बल्कि उसकी इज्जत करने लगे थे। उस फॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेशन ने सबको दिखा दिया था कि वह सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है बल्कि उसमें दम भी है। उसका वह शांत रहना, उसकी ताकत और उसका रोब उसके अंदर कूट कूट कर भरे थे। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर सन का बर्ताव भी 180 डिग्री घूम चुका था। उनका पहले वाला सख्त रवैया अब एक सीनियर की तरफ से एक नए और काबिल लड़के की तारीफ में बदल गया था। ब्रेक के दौरान पानी की बोतल देना, ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी मदद करना और फॉर्मेशन के दौरान हल्के से सर हिलाकर हाँ कहना, ये सब बिना बोले उसकी तारीफ करने के तरीके थे। दोपहर को डू जेटंग सबको फिर से कैंटीन ले गया। इस बार चिनमिंग ने टोपी नहीं पहनी थी। डूजी टंग ने हैरान होकर पूछा, आज तुम छुपकर नहीं आए? चिनमिंग ने जवाब दिया, क्या उससे कोई फायदा होता है? और सच तो यह था कि उससे कोई फायदा नहीं होता था। भले ही अब कोई चिल्ला नहीं रहा था या बेहोश नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सबकी नजरें सर्च लाइट की तरह उसी पर टिकी थीं। वह उसकी हर एक हरकत पर ध्यान दे रहे थे। डू जेटिंग ने कहा, इसे कहते हैं आदत पड़ जाना। बार बार देखने से सबको आदत हो जाएगी। लेकिन चिनमिंग ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। डू जेटिंग के हाथ से चॉपस्टिक्स कांपने लगी और मीट का एक टुकड़ा सीधा टेबल पर गिर गया। चलो, शायद अभी पूरी तरह से आदत नहीं पड़ी थी। तभी दो लोग कैंटीन के अंदर आए। वह चूशू और ल्यू रुयन थे। लू रुयन ने तुरंत देख लिया, चिनमिंग के ग्रुप के पास एक खाली सीट थी। उसने बाईचूसू को पकड़ा और वहां खींच लाई। बाईचूसू के कदम थोड़े डगमगाए। चलो कहीं और बैठते हैं। लेकिन कोई और खाली सीट नहीं है। जल्दी करो, नहीं तो कोई और बैठ जाएगा। ल्यू रोयन उसे एक तरह से खींचते हुए ले गई। बाईचिसल्म ने एक गहरी सांस ली। अपनी खाने की ट्रे पकड़े हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके कदम बिल्कुल सीधे थे और उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था जब तक वह चिनमिंग के पास वाली टेबल तक नहीं पहुंची। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, दोनों की नजरें मिली। सिर्फ एक सेकंड के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाई चूचू ने चेयर खींची और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बैठ गई। लेकिन जिस हाथ में उसने चॉपस्टिक्स पकड़ी थी वह हल्का सा कांप रहा था। लू रुयन ने अपनी हंसी रोकी और धीरे से कहा, नर्वस हो? बाई चुक्शियू ने ठंडे ढंग से जवाब दिया, चुपचाप अपना खाना खाओ। वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। चिनमिंग सर झुकाकर खाना खाता रहा, लेकिन उसने अपनी तिरछी नजर से एक चीज नोटिस की। जब बाई क्यूचुए ने अपना खाना उठाने की कोशिश की तो 3 बार कोशिश करने के बाद ही वह टोफू का एक टुकड़ा उठा पाई। यह देखकर चिनमिंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी कैंटीन के दरवाजे से एक आवाज आई, चूसू। बाइट शूशू ने तुरंत अपना सर ऊपर उठाया। लूजिंग हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ा था और उसके साथ स्टूडेंट यूनियन के 2 ऑफिसर्स भी थे। वह एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने चिनमिंग को बाई क्यूशू के पास बैठे देखा तो उसके कदम आधे सेकंड के लिए रुक गए और उसकी मुस्कान गायब हो गई। ल्यूजिंग सीधा बाई क्यूशू के पास बैठ गया, चिनमिंग के ठीक सामने। दोनों टेबल्स के बीच का तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। वह आराम से अपना खाना खाते हुए बड़े ही घमंड से बोला, कल का डेमोन्स्ट्रेशन सच में हैरान करने वाला था। खासकर वह फ्लैग बेरर बहुत बढ़िया था। उसका बोलने का तरीका ऐसा था जैसे कोई बॉस अपने नीचे काम करने वाले की तारीफ कर रहा हो। डोजिटेंग ने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स को जोर से पकड़ लिया, लेकिन शिनमिंग ने अपना सर घुमाकर देखा तक नहीं। वह ऐसे खाता रहा जैसे वहां कोई और हो ही नहीं। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो ल्यूजिंग की मुस्कान जम सी गई। उसने तुरंत बाईचूचू की तरफ देखकर उसे इनवाइट किया। अगले हफ्ते स्टूडेंट यूनियन की एक मीटिंग है, तुम्हें वहां आना चाहिए ताकि तुम सब समझ सको। लेकिन बाईचूचुए ने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया सीनियर। ल्यूजिंग का चेहरा बिल्कुल उतर गया। वहां का